गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू गाइस, वेलकम टू मेक आईएएस। मेरा नाम है अमित कपूर और हम लोग जैसा आपको पता है कि शाम को 6:30 बजे या 7 बजे के करीब आईपीएफ की चर्चा होती है। तो ये आज हम लोग जो बात करेंगे 13वें आईपीएफ की बात करेंगे। ओके, 13वां आईपीएफ मतलब ये 13वां दिन जो है, इसका मतलब 13वां आईपीएफ। ये भी पॉलिटी से ही संबंधित है और अभी तो लगभग जो है हम इसको फिनिश करने के उस पे आ गए हैं। तो ये अभी 2 क्लासेस और होंगे, इसके बाद में इसको फिनिश कर देंगे। ओके, ये भी पॉलिटी का ही है, तो 2 पॉलिटी के और आएंगे अभी आईपीएफ आपको देखने को मिलेंगे। फिर इसके बाद में हम लोग इन्वायरमेंट स्टार्ट करेंगे। फिर इन्वायरमेंट के बाद में कुछ ऐसे मुद्दे रहेंगे जो बहुत ज़्यादा जो है, जहाँ से बहुत नए क्वेश्चन नहीं बनते हैं। तो पॉलिटी तो हो ही गया है, फिर इन्वायरमेंट कर लेंगे और इसके बाद में ये क्या बोलते हैं, साइंस के जो मुद्दे हैं, साइंस का जो इशू है उसके हम लोग देखेंगे। तो ये ध्यान रखना मित्रों। एक खास बात की 7वां आईपीएफ अभी मैं देख रहा था, तो उसमें एक मिस्टेक थी, तो उसको आप लोग करेक्ट कर लेंगे। ये मिस्टेक ये थी कि देखो, इसमें अभी भी वैसे ही है, मैं आपको इसी वजह से इसको रखा भी है कि उस मिस्टेक को मैं बता सकूं। ये जो 17वां संविधान संशोधन, ये 71वां जो लिख रहा है, ये दरअसल में जो है 70 है, ध्यान रखना, ठीक है, 70 है। तो आप लोग इसको करेक्ट कर लेना। हालांकि ये प्रिंटिंग मिस्टेक थी और मैं उसको बोल भी गया उसी लहजे में, तो आप लोग इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लेंगे, ठीक है। हाँ, ये हटेगा कि नहीं? नहीं हट रहा। हाँ, तो यहाँ पे देख लेना, इसको 70 कर लेना। 71वां नहीं है, 71वें में 3 भाषाएं जो है वो 8वीं अनुसूची में जोड़ी गई थी, तो वो अलग मुद्दा है, ध्यान रखना, ठीक है। 8वीं अनुसूची आप जानते हैं भाषा होता है, तो वो जो 71वां संविधान जो इसमें लिख रहा है, ठीक है, वो टाइपिंग मिस्टेक है और मैं उसको बोल भी गया, तो इसको आप लोग करेक्ट कर लेना। तो 70वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 1992 में ही दिल्ली और पुदुचेरी की जो विधानसभा हैं उनको इलेक्टोरल कॉलेज में नामित किया गया था कि आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये करेक्ट कर लेना। बहुत इसमें ऐसा नहीं कि मास्टर ने एकदम से गलत पढ़ा दिया और ये सारी मिस्टेक थी, तो उसको मैं बोल भी गया, ध्यान नहीं गया होगा, तो इसको आप लोग करेक्ट कर लेंगे। चलिए आते हैं अपने मेन मुद्दे पे। तो आज जो है ये 13वां दिन है और ये 13वां आईपीएफ है। इसमें और कई सारे मुद्दे हम लोग देखेंगे। तो लगभग 3 मुद्दे हमने यहाँ पे शामिल किए हैं। तो पहला मुद्दा है केंद्र राज्य संबंध, इसके बारे में बात करेंगे। और दूसरा है आपातकालीन उपबंध या आपात उपबंध, और एक तीसरा मुद्दा है वित्त आयोग। स्टेटमेंट के तौर पर क्वेश्चन जो है आजकल जो संवैधानिक आयोग है वहां से पूछ रहा है, तो आप इसका ख्याल रखेंगे। तो हम लोग यहां से स्टार्ट करेंगे केंद्र राज्य संबंध। तो केंद्र राज्य संबंधों में हम पहले बात करेंगे विधायी संबंधों की। ओके, हालांकि बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से पूछा नहीं है, लेकिन कभी अटपटे क्वेश्चन भी नहीं पूछा है, सीधे सीधे क्वेश्चन पूछता है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। दूसरी बात यह भी कि अनुसूची को लेके और संविधान के अनुच्छेद जो है यहाँ पे, ठीक है, जो केंद्र राज्य संबंधों में अनुच्छेद है वहां से कोई क्वेश्चन पूछे हैं तो उस हिसाब से हम लोग देखेंगे। थोड़ा सा डीप में भी जाएंगे तो आप परेशान नहीं हो। विधायी संबंध, केंद्र और राज्यों के मध्य बेहतर संबंधों की स्थापना के लिए उनके मध्य विधायी, प्रशासनिक और वित्तीय संबंधों का वर्णन संविधान के भाग 11 और 12 में हमें देखने को मिलते हैं। तो भाग 11 और 12 आप लोग अपने जहन में रखना कि केंद्र राज्य संबंधों के लेकर यहाँ पे कुछ विषय, कुछ सब्जेक्ट या कुछ प्रावधान दिए गए हैं। देखिए, अगर भाग 11 की बात करें तो इसमें जो अनुच्छेद हैं वो 245 से लेकर 255 तक जो है बात करता है और इसमें विधायी संबंधों की बात करता है। तो अगर आपको थोड़ा सा और अगर हम लिखना चाहें तो भाग 11 और जो आर्टिकल हैं 245 से लेके 255 तक। ओके, तो ये जो है आप ऐसे अगर पूछेगा तो ऐसे ही पूछता है कि भाग 11 में, ये भाग 12 में है, भाग 13 में, कई बार सम्मिलित करने के लिए भी पूछ लेता है। तो वो तो हमने पहले ही अनुसूचियां और भाग पढ़ा दिए हुए थे। तो भाग 11 में विधायी संबंध है। देखिए कैसे जो है विधायी संबंध यहाँ पे काम करते हैं। तो अनुच्छेद 245 1 के अनुसार या 1 में कहा गया कि संसद
भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग के लिए विधि बना सकेगी, और किसी राज्य का विधानमंडल संपूर्ण राज्य या उसके किसी भाग के लिए विधि बना सकेगा। तो 245 ऐसी बात करता है। एक तो संसद को भी अधिकृत किया गया है कि वो किसी एक भाग के लिए, संपूर्ण भारत के लिए बना सकता है, विधान बना सकता है, और राज्य को भी बोला गया कि भाई अपने राज्य के लिए, संपूर्ण राज्य के लिए, किसी एक भाग के लिए, तो दोनों को यहां पे अधिकृत किया गया। 245 ऐसी बातें करता है। 247 कैसी बात करता है? ये कहता है कि संसद को अधिकार है कि वह संघ सूची के विषय से संबंधित विधि के संदर्भ में अधिक अच्छे प्रशासन हेतु कुछ अतिरिक्त न्यायालयों की स्थापना कर सकती है। ओके, तो 247 जो है ऐसे अच्छे प्रशासन के लिए संसद को यह अधिकार दिया गया है, अच्छे प्रशासन के लिए वो कुछ अतिरिक्त न्यायालयों की स्थापना। वो भी ध्यान रखना है, एक बात यह है, संघ सूची के विषय से संबंधित, राज्य सूची नहीं है ना, तो यहां पे समवर्ती सूची दी गई। तो 247 में संघ सूची, अतिरिक्त न्यायालय, अच्छे प्रशासन के लिए। संविधान के अनुच्छेद 246 के तहत देखिए इसमें कुछ मुख्य बातें कही गई है, थोड़ा ध्यान से समझेंगे। तो 246 तो इंपॉर्टेंट बातें करता है, कहता है कि केंद्र एवं राज्यों के मध्य विधायी शक्तियों के बंटवारे के लिए 3 अनुसूची, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची को संविधान की 7वीं अनुसूची में वर्णित किया गया है। तो ये बातें बोलता कि भाई यहां पे एक हम 7वीं जो है वो यहाँ पे एक 7वीं अनुसूची दे रहे हैं जिसमें 3 जो है एक सूचियां हैं, तो इसके बारे में एक चर्चा, थोड़ी सी चर्चा करता है। संविधान के अनुच्छेद 248 के तहत अवशिष्ट विधायी शक्तियां संघीय संसद को सौंपी गई हैं या संघ को सौंपी गई हैं। ठीक है, तो अवशिष्ट शक्तियां किसमें दी गई हैं, तो इसको भी ध्यान रखेंगे। 248 ऐसी बात करता है कि जो भी अवशिष्ट शक्तियां होंगी वो सब केंद्र के पास में होंगी या संघीय संसद के पास में होगी, आप सीधे कह सकते हैं केंद्र के पास में। ओके, अवशिष्ट शक्तियां, वो भी सी बात है, आपने देखा होगा कि 1935 के अधिनियम में अवशिष्ट शक्तियां जो है केंद्र को नहीं थी उसके पास में, लेकिन जब संविधान लिखा गया, आज़ाद हुए संविधान लिखा गया, तो फिर इसके बाद में बोला गया कि भाई जो अवशिष्ट शक्तियां हैं उसकी प्रैक्टिस केंद्र करेगा। तो 248 में ये प्रावधान किया गया। संविधान संशोधन अधिनियम की बात करें तो 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 से अंतः स्थापित नए अनुच्छेद 246 का के तहत संसद को और प्रत्येक राज्य के विधानमंडल को संघ द्वारा या उस राज्य द्वारा अधिरोपित माल और सेवा कर अर्थात जीएसटी के संबंध में विधियां बनाने की शक्ति जो है वो दी गई है। तो आप सब लोगों को पता होगा, कई बार स्टेट पीसीएस में सीधे तौर पर क्वेश्चन पूछा गया कि 101वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है, या उसका विषय दे दिया गया और बोला गया कि ये जो विषय है वो कौन से संविधान संशोधन से संबंधित है। ठीक है, तो 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 जीएसटी की बात करता है, और ये भी कहा गया कि एक अनुच्छेद 246 का हम ऐड करते हैं, इसमें राज्यों को और केंद्र को दोनों को यह अधिकार है कि वो ऐसे, तो आप जानते हैं एक तो सेंट्रल वाला जीएसटी होता है और एक जो है स्टेट वाला जीएसटी होता है। ठीक है, तो सी जीएसटी और एस जीएसटी, तो दोनों को अधिकार दिया गया कि वो ऐसा। तो अब कंफ्यूजन ये मत पालना कि भाई केवल केंद्र ही जो है जीएसटी, नहीं, स्टेट भी जो है वो उनका भी अपना जीएसटी, तो दोनों जो है विधियां बना सकते हैं। साथ ही माल या सेवाओं के अंतरराज्यिक व्यापार की स्थिति में माल और सेवा कर के संबंध में संसद को विधियां बनाने की अनन्य शक्ति सौंपी गई है। तो ये ध्यान रखना थोड़ा सा, अंतरराज्यिक व्यापार की स्थिति में, अंतरराज्यिक व्यापार, दो राज्यों के बीच व्यापार की बात हो रही है, अगर वहां पे जीएसटी वाले मुद्दे हैं तो उन मुद्दों, सारे मुद्दों से संबंधित संसद को अनन्य शक्ति दी गई है कि भाई वो जो है इसके बारे में तमाम सारी शक्तियों का एक तरह से प्रैक्टिस करे और उनको बनाए। ठीक है, तो ध्यान रखना, जीएसटी अनन्य शक्ति किसको दी गई है, अगर अंतरराज्यिक व्यापार है तो उस स्थिति में केंद्र को अर्थात संसद को अनन्य शक्ति दी गई है, ना कि राज्य विधानमंडल को।
तीसरा पॉइंट है अनुच्छेद 249। ये क्या कहता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। राज्य सूची के विषयों के संबंध में संसद की विधायी शक्तियों से संबंधित है। कहा जाता है कि यदि राज्यसभा ने उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों में से कम 2 तिहाई सदस्यों द्वारा समर्थित कोई संकल्प या संकल्प द्वारा घोषित किया जाता है या किया गया है कि राष्ट्रीय हित में यह आवश्यक है या समीचीन है कि संसद राज्य सूची के विषय पर विधि बनाए, तो संसद उस विषय पर कानून बना सकती है। जीएसटी की बात कर रहे हैं, आप समझ रहे हैं। संसद को आप अब यहां पे अगर बात करें तो 249, जैसा आप लोग पढ़ते होंगे बार बार कि इसमें जो है राज्यसभा जो है वो ड्राइवर सीट पे है। ड्राइवर सीट का मतलब ये है कि राज्यसभा, ये इसका विशेषाधिकार दिया गया है कि अगर वो समझे कि राष्ट्रीय हित में ऐसा करना आवश्यक है तो वो कोई ऐसा संकल्प पारित कर सकती है, विशेष बहुमत से संसद को बोल सकती है कि भैया हमने राज्यों की तरफ से, आप जानते हैं कि राज्यसभा में राज्यों का ही प्रतिनिधित्व होता है, ठीक है, तो वो 249 का प्रयोग करते हुए विशेष बहुमत से कोई प्रस्ताव पारित करती है तो संसद को प्रस्ताव जो है वहां कह सकती कि इसको आप पारित करें, ठीक है। अब पारित करना ना करना, वो पारित होगा कि नहीं होना वो अलग बात है, लेकिन ऐसा जो है ये समर्थन करती है 2 तिहाई बहुमत से यहां पे। तो ये ध्यान रखना, 249 राज्यसभा का विशेषाधिकार है। ये राज्यसभा का विशेषाधिकार है, ध्यान रखना। जीएसटी ऐसे ही नहीं पास हो गया, यूं ही जीएसटी नहीं पास हो गया। ये 249 का प्रयोग करते हुए जीएसटी एक राज्यसभा में 2 तिहाई बहुमत से बोला गया कि भाई ठीक है, ये राज्य सूची के विषय के बारे में भी जो है हम प्रस्ताव पारित करते हैं, आप इसको पास करिए, ठीक है। तो 249 का प्रयोग। 250 एक के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किए जाने की स्थिति में संसद को राज्य सूची में वर्णित विषयों या जीएसटी पर विधि बनाने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। ओके, तो ध्यान रखना, राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपात, जब कभी भी राष्ट्रीय आपात की स्थिति बनी हो तो 250 एक का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति महोदय जो है वो ऐसा कर सकते हैं, बोलते कि भाई ठीक है, राज्य सूची के विषय पर वो कोई कानून बनाए। इवन कोई भी कानून, जीएसटी आप पे तो हमने ऐड कर दिया है, कोई भी कानून जो है बना सकती है। ओके, तो 49 में राज्यसभा का विशेषाधिकार के 2 तिहाई बहुमत पर अगर उसको लग रहा है कि भाई ये कोई राष्ट्र हित में मुद्दा है और उस पर हम संकल्प पारित करते हैं तो उसको संसद जो है राज्य सूची के विषय पे कानून बना सकती है। 250 अलग बात करता है। 250 कहता है कि भाई अगर राष्ट्रपति कहे या राष्ट्रपति को लगे कि भाई आपातकाल की स्थिति है, और वो भी सी बात, आपातकाल की स्थिति में जानते हैं कि भाई जो विधानसभाएं होती हैं उनका एक तरह से जो कार्य जो एक तरह से कार्य होता है पूरी तरह से ठप हो जाता है, ठीक है। प्रैक्टिस कौन करता है उनके, जो भी, तो वो संसद करने लगती है या राष्ट्रपति महोदय जो है किसी को नामित करते हैं जाके। ओके, तो ऐसे समय में जब आपातकाल की स्थिति हो तो उस समय अनुच्छेद 250 का प्रयोग करते हुए संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। ओके, हाँ ध्यान रखना, अनुच्छेद 251 के तहत यहां पे देखें तो कहा जाता है कि यदि संसद द्वारा अनुच्छेद 249 और 250 के अधीन बनाई गई विधियों और राज्यों के विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधियों में असंगति पाई जाती है तो संसद द्वारा निर्मित विधि प्रभावी होगी। तो ये खुली बात एकदम से है। आप जानते हैं कि भाई केंद्र, पहले ही हमने बताया कि केंद्र मजबूत स्थिति में है। ओके, हालांकि संघवाद की विचारधारा तो सहकारी संघवाद बोला गया है, लेकिन ऐसे कई बार मौके आते हैं जब आप देखेंगे कि ये जैसे आपातकाल की स्थिति है, आप ले लो, तो उस समय जो है ये बिल्कुल यूनिटरी जैसा व्यवहार, एकात्मक व्यवस्था जो है, संघवाद जो है वो थोड़ा सा नहीं लगता, ऐसा लगता है कि भाई केंद्र ही मजबूत है, तो वहां पे एकात्मक व्यवस्था काम करने लगती है। ओके, तो 251 बताया रहा है कि भाई
जब कभी भी टकराव की स्थिति होती है राज्य विधानसभा के द्वारा बनाए गए या राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए, संसद द्वारा बनाए गए विधि में टकराव की स्थिति हो तो फिर संसद, ओके, संसद के द्वारा जो बनाई गई विधि होती वो मान्य होगी। अनुच्छेद 252 के तहत दो या अधिक राज्यों के लिए उनकी सहमति से विधि बनाने की संसद की शक्ति और ऐसी विधि का किसी अन्य राज्य द्वारा अंगीकार किया जाना उल्लिखित किया गया कि अगर बोलता है राज्य या दो राज्य मिलकर बोलते हैं कि भाई ठीक है हमारे लिए कानून बना दो, तो 252 का, ओके, 252 का प्रयोग करते हुए संसद उसमें कानून बनाती। 253 के तहत संसद को किसी अन्य देश या देशों के साथ की गई किसी संधि, करार या अभिसमय अथवा किसी अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन, संगम या अन्य निकाय में किए गए किसी विनिश्चय के कार्यान्वयन के लिए भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग के लिए कोई विधि बनाने की शक्ति दी गई है। अब इसमें राज्य आपत्ति नहीं कर सकते हैं, ध्यान रखना, तो पॉइंट आउट करेंगे। अच्छा, यहां पे मैं स्टार लगा देता हूं जिससे ये चीज आपको समझ में आए कि ये जितने भी आर्टिकल 249, 50, 51, 52, 53 की हम लोग बात कर रहे हैं, ये सब इंपॉर्टेंट हैं। तो 253 में ऐसी बात कही गई है कि कोई संधि है, करार है, समझौता है, अभिसमय है, कोई कन्वेंशन है, उससे संबंधित कोई कानून बनाना, तो फिर वो राज्यों से नहीं पूछेगी, संपूर्ण भारत क्षेत्र के लिए या किसी भी क्षेत्र के लिए ये 253 का प्रयोग करते हुए संसद कानून बना सकती है। अब ध्यान रखना, ये नहीं पूछेगा जाके राज्यों से कि हमने बाहर करार किया हुआ है तो हम क्या संपूर्ण भारत के लिए या आप किसी एक राज्य के लिए हम कानून बनाए, तो ये बिल्कुल भी राज्यों से नहीं पूछेगी जाके, तो वो ध्यान रखना, ओके। तो 253 का प्रयोग करते हुए ये जितने भी हमने यहां पे आपको आर्टिकल बताए हैं सारे इंपॉर्टेंट हैं और यहां से लगभग हर एक इंपॉर्टेंट इसे ये अनुच्छेद से क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसको आप लोग, तो ये विधायी संबंध थे। अब बात करते हैं प्रशासनिक संबंधों की, इसमें से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इनके बारे में भाग 11 में ये इसकी भी चर्चा की गई, ठीक है। तो विधायी और प्रशासनिक जो है वो भाग 11 में ही है, ओके। भाग 12 जो है वो अलग से दिया गया है, तो उसमें आप वित्तीय संबंधों की चर्चा हम लोग करेंगे। तो भाग 11 में विधायी और प्रशासनिक, देखिए भाग 11 के अंतर्गत अनुच्छेद 256 से लेकर 263 तक केंद्र और राज्यों के मध्य प्रशासनिक संबंधों का उल्लेख किया गया है। 256 कहता है कि प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा जिससे संसद द्वारा निर्मित विधियों का अनुपालन सुनिश्चित रहे। क्या बोला गया है, फिर से एक बार देखें कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा जिससे संसद द्वारा निर्मित विधियों का अनुपालन सुनिश्चित हो सके। आप समझ पा रहे हैं, संसद ने कोई कानून बनाया है तो उसको राज्यों का अनुपालन करने की बात कही जा रही है। और आगे भी बोला गया है, कहा जा रहा है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार किसी राज्य को ऐसे निर्देश देने तक होगा जो भारत सरकार को इस प्रयोजन के लिए आवश्यक प्रतीत हो, ओके। ध्यान रखना 256 का प्रयोग किया जा रहा है, वो 356 नहीं है, 365 नहीं है, 256 अलग है। संसद कानून बनाएगी और राज्यों को उसका पालन करना पड़ेगा, ओके। अनुच्छेद 257 के तहत संघ सरकार कुछ दशाओं में राज्यों पर नियंत्रण रखती है और इस अनुच्छेद के अनुसार प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग इस प्रकार किया जाएगा जिससे संघ की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग प्रभावित ना हो। आप समझ पा रहे हैं, तो एक तरह से संघ को मजबूत बनाया गया है। यहां पे राज्यों पर किस तरह नियंत्रण जो है किया गया है वो 257 में यहां पे साफ साफ आपको बताया जा रहा है। आगे भी कहा जा रहा है कि और संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार किसी राज्य को ऐसे निर्देश देने तक होगा जो भारत सरकार को इस प्रयोजन हेतु आवश्यक प्रतीत हो। अपनी शक्ति का विस्तार भी कर सकती है, ओके। अगर भारत सरकार को इस प्रयोजन ये ऐसा आवश्यक समझ में आ रहा है, ऐसा आवश्यक प्रतीत हो रहा है कि
हमें शक्ति का विस्तार करना चाहिए तो ऐसा भी वो कर सकती। तो इसी वजह से आर्टिकल 257 संघ सरकार को कुछ दशाओं में राज्यों पर नियंत्रण रखने की बात करती है। कैसे नियंत्रण कर रहा है? तो शक्ति विस्तार करके, अपनी बात मनवा के। तो अच्छा, ये जब भी आप अभी, हालांकि ये मेंस लायक तो नहीं है, हालांकि मेंस में लिखना सब कुछ यही है आपको, लेकिन फिर भी आप देख पा रहे होंगे कि किस तरह से जो है विधायी संबंधों की बात करें, विधायी संबंधों में भी हमें संघ सरकार जो है वो ज़्यादा प्रभावी और आप ये कह सकते हैं ज़्यादा नियंत्रणकारी जो है राज्यों पर दिखाई पड़ रही है। और प्रशासनिक संबंधों में भी हम देख पा रहे हैं कि केंद्र सरकार या संघ सरकार राज्यों पर प्रभावी दिखाई पड़ती है अपने शक्ति विस्तार के माध्यम से। तो 256, 257, ओके, तो ये ध्यान रखना। नेक्स्ट देखते हैं, और भी इसी में बातें कही गई हैं, तो और भी देखें तो ये प्रशासनिक संबंध ही है। अभी मैं लिख देता हूं, ये अभी प्रशासनिक संबंध ही है, ये अभी प्रशासनिक संबंध ही है। तो देखिए अनुच्छेद 258 क्या कहता है? कहता है कि राष्ट्रपति किसी राज्य सरकार की सहमति से, ध्यान रखना थोड़ा सा राज्यों से भी पूछा जा रहा है कि भाई अभी तो केंद्र ही ड्राइवर सीट पे है, अब राज्यों से भी थोड़ी सहमति ली जा रही है, तो ध्यान से सुनते चलेंगे एक बार। तो 258 कहता है कि राष्ट्रपति किसी राज्य सरकार की सहमति से उस सरकार को या उसके अधिकारियों को ऐसे किसी विषय से संबंधित कृत्य जिन पर संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है सशर्त या बिना शर्त सौंप सकेगा। ओके, क्या बोला गया है? राज्य सरकार की सहमति से जिसपे कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है राष्ट्रपति सौंपेगा। बोला लीजिए ये भाई कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है। ओके, तो राज्य सरकार की सहमति से ही ऐसा कर सकता है। राज्य सरकार अच्छा सहमत नहीं होंगे तो क्या होगा, इसके बारे में नहीं बताया गया है कि भाई अगर राज्य सरकार सहमत नहीं होगा तो क्या करेंगे। मान लो राष्ट्रपति ने कह दिया कि अब भाई ये कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है, इसको आप इस पे काम करिए। राज्य सरकार बोले कि नहीं करेंगे, क्यों? लिखा है ना कि राज्य सरकार की सहमति से, तो राज्य सरकार मान लो सहमत नहीं हो तो क्या हो? यहां पे संविधान कुछ नहीं बोलता है, लेकिन आगे कुछ बातें करता है। ठीक है, आगे कुछ बातें करता है। अनुच्छेद 258 का के अनुसार किसी राज्य का राज्यपाल भारत सरकार की सहमति से उस सरकार को या उसके अधिकारियों को ऐसे विषय से संबंधित कृत्य जिन पर उस राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है सशर्त या बिना शर्त सौंप सकेगा। अब ध्यान रखना, इधर राष्ट्रपति की बात हो रही थी और यहां पे राज्य का राज्यपाल जो है वो भारत सरकार की सहमति से उस सरकार को या उसके अधिकारियों को ऐसे विषय से संबंधित कृत्य जिन पर राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार हो तो सशर्त ऐसा सौंप सकता है। बस समझ में आ रही है? अब जो है राज्यपाल राज्यों के कार्य जो है वो संघ की कार्यपालिका को सौंप सकेगा जिस पर राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार हो और शर्त या बिना शर्त या शर्त के साथ में। तो उधर राष्ट्रपति संघ की कार्यपालिका शक्ति का जहां तक विस्तार हो ऐसे मुद्दे राज्य को सौंपेगा और 258 का जो है राज्यपाल राज्य सरकार के कार्यपालिका शक्ति का जहां तक विस्तार हो ऐसे मुद्दे केंद्र सरकार या संघ सरकार को सौंपेगा शर्त के साथ या बिना शर्त के साथ में। ओके, तो यहां पे राज्यों के कार्य राज्यों के कृत्य वो संघ सरकार को और ऊपर में संघ की कार्यपालिका के कार्य वो
राज्य की कार्यपालिका या उसके किसी अधिकारी को दिए जाते हैं। तो ध्यान रखना ये सारी बातें। और इधर राष्ट्रपति महोदय, इधर राज्यपाल है। अनुच्छेद 262 के अनुसार इसमें देखें तो कहता है कि संसद विधि द्वारा किसी अंतरराज्यिक नदी या नदी दून के या उसमें जल के प्रयोग, वितरण या नियंत्रण के संबंध में किसी विवाद या परिवाद की न्याय निर्णयन के लिए उपपन्न कर सकेगी। मुद्दा ये आता है 262 में, आप देखते हैं कावेरी जल विवाद जो है लगातार चलता रहता है। अब इसमें यह कहा गया कि कोई कानूनी दांव पेच जो है न्यायालय में आप जो है इसमें केस दायर नहीं किया जा सकता वगैरह वगैरह ऐसी चीजें। लेकिन भाई संविधान का कस्टोडियन कौन है? माननीय सुप्रीम कोर्ट है, या कोर्ट आप कह सकते हैं। विधि की जांच कौन करेगा? कोर्ट करेगा। ओके, तो ये बड़ा हास्यास्पद लगता है कि भैया कैसे ये जो है चीजें हो जा रही हैं कि इसमें लिख रहा है कि 262 का जो 262 के तहत संसद विधि द्वारा ऐसे सब काम करे। तो विधि का मतलब ये कि आप यहाँ पे न्यायालय को ला रहे हैं। तो ये लिखा जरूर है संविधान में, कोई मामला न्यायालय नहीं जाएगा ऐसा। राज्य आपस में और संसद जो है संसद मिल के काम कर लेंगे इस पे। लेकिन लोग तो मानेंगे ही नहीं। केंद्र सरकार, राज्य सरकार जो है वो नहीं मानेगी केंद्र सरकार के जो तमाम सारे कि भाई इतना पानी आप ले लो, इतना पानी, तो फिर जाएगा कहाँ मामला? लास्ट में न्यायालय में ही जाता है। और लिखा गया है न्यायालय में न्याय निर्णय के लिए केवल संसद विधि बनाएगी, यहाँ पे न्यायालय के दांव पेच नहीं चलेंगे। ओके, लेकिन फिर भी मामले कहाँ सुलझाए जाते हैं? न्यायालय में ही। क्यों? विधि का मामला है। ओके, संसद ने विधि बना दी है, जांच कौन करेगा? कोर्ट करेगा। ओके, देखेगा सच में ऐसा सही है कि नहीं है। ओके, तो 262 के तहत अंतरराज्यिक नदी जल बंटवारे को लेकर विवाद से संबंधित मुद्दे वो संसद बनाएगी, ऐसी बात। अनुच्छेद 263 के अनुसार देखें तो राज्य के बीच विवादों की जांच करने और उन पर सलाह देने, कुछ या सभी राज्यों के अथवा संघ और एक राज्य या अधिक राज्यों के सामान्य हित से संबंधित विषय के अन्वेषण और उन पर विचार विमर्श करने या ऐसे किसी विषय पर सिफारिश करने और विशेष रूप से उस विषय के संबंध में नीति और कार्यवाही के अधिक अच्छे समन्वय के लिए सिफारिश करने हेतु राष्ट्रपति आदेश द्वारा अंतर राज्य परिषद की स्थापना करेगा। नोट करते हुए चलेंगे, स्टार में लगा दे रहा हूं। ओके, दोनों यहां पे स्टार लगा दिए। तो पूछा अमूमन यही जाता है एग्जाम में कि अंतरराज्यीय परिषद की स्थापना किस अनुच्छेद से होती है। तो केवल यही एक मुद्दा पूछा जाता है, कई बार रिपीट कर करके। अब देखो 2023 में जिस तरह से यूपीपीसीएस में क्वेश्चन पूछे गए हैं तो स्टेटमेंट देके पूछे गए। आप भी स्टेटमेंट यहां से भी ध्यान रखना, बनेंगे स्टेटमेंट। तो 263 के अनुसार अब देखना यहां पे जो है राष्ट्रपति के आदेश द्वारा जो है संसद यहां पे कहीं आ रहा है, आपको दिख रहा है? कहीं पे कुछ भी आ रहा है? नहीं, काम संसद ही करेगी भाई। कार्यपालिका ओबीसी बात, हेड कौन होता है? नाम मात्र का ही सही राष्ट्रपति होता है, लेकिन संघ की कार्यपालिका ही काम करेगी। संसद कहीं पे भी नाम यहाँ पे नहीं आ रहा है। अगर पूछेगा आपसे तो कंफ्यूजन यही पालेगा कि संसद के आदेश द्वारा या संसद ऐसा करती है कि राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति महोदय ऐसा जो है आदेश पारित करते हैं और 263 के तहत एक अच्छे समन्वय, विवाद, संघ के बीच विवाद, संघ या एक राज्य के बीच विवाद या संघ और अधिक राज्यों के बीच विवाद, वो सब के लिए अंतरराज्यीय परिषद की स्थापना राष्ट्रपति के आदेश से की जाएगी। अब बात करते हैं हम लोग वित्तीय संबंधों की। तो भाग 12 में वित्तीय संबंधों के बारे में विस्तार से चर्चा की गई है। एक एक अनुच्छेद इंपॉर्टेंट है, सुमेलित करने के लिए आपसे पूछेगा और आप आसानी से बता पाएंगे। अनुच्छेद 268 से 281 के मध्य कुछ बातें कही गई हैं। वो बातें हैं केंद्र तथा राज्य सरकारों के मध्य राजस्व के वितरण संबंधी प्रावधान। राजस्व का वितरण कैसे किया जाएगा? ओके, तो ये 268 से 281 के बीच में विस्तार से चर्चा की गई है। हम एक एक अनुच्छेद देखते हैं।
अनुच्छेद 265 के अनुसार कितना है, लग रहा गलत तो नहीं है, या 268, एक सेकंड, दो सौ पैंसठ करना है यहाँ पे, ठीक है, हाँ ठीक है, चलिए 265 की बात हो रही है, मुझे लग रहा है आज, ठीक है 265 ही बात है। हाँ ठीक है, तो 268 से, ये 68, ये ध्यान रखना, 268 ये कंफ्यूज नहीं करना, 268 से 281 के तहत केंद्र तथा राज्य सरकारों के मध्य राजस्व के वितरण संबंधी प्रावधान किए गए हैं। अनुच्छेद 265 के अनुसार कोई कर विधि के प्राधिकार से ही अधिरोपित या संग्रहित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। ओके, तो 265 ऐसी बातें करता है। 266 के तहत देखें तो भारत और राज्यों की संचित निधि और लोक लेखे का उल्लेख किया गया है। ओके, तो 266 संचित निधि, लोक लेखा, और 267 जो है
भारत की आकस्मिकता निधि के बारे में बात करता है कि इसकी स्थापना ये संसद द्वारा की जाएगी। 267(2) के तहत बात करें तो राज्य विधानमंडल विधि द्वारा राज्य की आकस्मिकता निधि की स्थापना करेगी। ओके, तो ये आपसे सम्मिलित करने के लिए पूछे जाएंगे। चलिए 7वां पॉइंट देखें तो अनुच्छेद 268 एक्चुअल में वित्तीय संबंध जो है यहां से बाकी जो है बातें कहेंगे कि भाई आकस्मिकता निधि बंटवारा कैसे होगा, तो वो 265 से लेके 67 तक खत्म कर दिया गया। मेन जो है आपके जो वित्तीय संबंध है वो 268 से, अब देखो है तो आप देखेंगे तो 91, 92 तक है, 93 तक आप देखेंगे, लेकिन जो हम लोग बात करेंगे वो 268 से 281 तक बात करेंगे। तो 268 क्या कहता है? कहता है कि संघ द्वारा उद्ग्रहित किए जाने वाले किंतु राज्य द्वारा संग्रहित और विनियोजित किए जाने वाले शुल्क, ये ऐसी बात है कि संघ जो है वो उद्ग्रहित करेगा और राज्य सरकारें जो होंगी या राज्य उस टैक्स को संग्रहित करेंगे और विनियोजित करेंगे। ओके, अब देखो लगाने का जो है एक तरह से अधिकार दिया गया है संघ को, बाकी कलेक्ट करने का और खर्चा करने का जो एक तरह से अधिकार दिया गया है वो 268 में राज्यों को दिया गया है। अब ये मत समझना कि तमाम सारे आपको अभी देखना यहाँ पे देखने को मिलेगा कि राज्य ही उसको विनियोजित कर रहे हैं, राज्य ही खर्च कर रहे हैं। तो वो देखो बहुत छोटे छोटे टैक्स होते हैं जिन पे राज्य सरकारें जो है उनको विनियोजित करती हैं या खर्च करती हैं। बड़े टैक्सेस जो होते हैं वो केंद्र सरकार खर्च करती है, लगाती है। तो ये आप थोड़ा सा पॉइंट इसमें कंफ्यूजन मत पालना कि नहीं राज्य सरकार तो बहुत ज़्यादा खर्च कर रहे हैं, इनके पास में बहुत ज़्यादा जो है विनियोजित करने का अधिकार दिया गया है। नहीं, ऐसा नहीं है, बहुत छोटे छोटे टैक्स हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। अब देखें तो एक तो पहला 268 जो है ऐसी बातें करता है। 269 कहता है कि संघ द्वारा उद्ग्रहित और संग्रहित किंतु राज्यों को सौंपे जाने वाले टैक्स दिए गए। अब देखो कितना अच्छा लग रहा है 269 को जान के कि केंद्र सरकार लगाती है, संग्रहित करती और राज्यों को दे देती कि सही ये लीजिए साहब आपका पैसा आ गया, हमने कलेक्ट करके दे दिया। फिर इसके बाद में अनुच्छेद 269 का इसमें देखे कहता है कि अंतरराज्यिक वाणिज्य और या व्यापार के अनुक्रम में जीएसटी वस्तु या सेवा, माल और सेवा कर का उद्ग्रहण और संग्रहण की बात कही गई है। ओके, अंतरराज्यिक व्यापार या वाणिज्य के अनुक्रम में जीएसटी का उद्ग्रहण और संग्रहण, ये नया अनुच्छेद जोड़ा गया था, आप जानते हैं इसके बारे में। ओके, कि भाई जीएसटी कलेक्शन कौन करेगा और उसको कौन लगाएगा। अनुच्छेद 270 कहता है कि उद्ग्रहित कर और उनका संघ और राज्यों के बीच वितरण, ये ऐसी बातें कही गई। अनुच्छेद 271 के लिए कुछ शुल्कों और करों पर संघ के प्रयोजनों के लिए अधिभार की बात कही गई है। ध्यान रखना, ये पूछा जाएगा आपसे, यहाँ पे स्टार लगा है इसको, अधिभार जो है ये आपसे पूछ सकता है, जिसको आप सरचार्ज बोलते हैं। और ध्यान रखना सरचार्ज जो है, जो अधिभार है वो राज्यों में बांटा नहीं जाता है, राज्यों के बीच में, मतलब केंद्र और राज्यों के बीच में उसका बंटवारा नहीं होता है। अमूमन आप देखेंगे कि एक तरह से ये भी ड्यूटी की टाइप का होता है। अब ये किस पे लगाया जाता है? जैसे पेट्रोलियम के बात है और भी कुछ महंगी जो लग्जरियस चीज़ें हैं उन पे लगाया जाता है। खासकर देखेंगे पेट्रोल पे जो है वो अधिभार लगा दिया जाता है। तो सरकार, केंद्र सरकार बोलती है भाई इसमें हम नहीं देंगे आपको, ठीक है, ये मेरा ही पैसा है। अब उसको किस पे खर्च करेंगे? तो बोलती है कि सामाजिक जो इशू है उस पर खर्च करेंगे, जैसे गरीबी के लिए, शिक्षा के लिए, बुजुर्गों के लिए, महिलाओं के लिए, ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए, उस पर हम खर्च करेंगे, ठीक है। तो ऐसा करके हुए तो 271 के तहत जो शुल्क है और करों पर संघ के प्रयोजनों के लिए अधिभार की बात करती कि भाई इस पे हम अधिभार लेंगे,
एक तरह से सरचार्ज हम जो है करेंगे। इसमें जो है बिल्कुल से भी एक भी पैसा जो है वो राज्यों को नहीं दिया जाता है। तो ये अनुच्छेद 275 के तहत कुछ राज्यों को संघ से अनुदान की व्यवस्था की गई है। अब देखो ये अनुदान अपने आप में बड़ा अलग है। जैसे अभी आप देख रहे होंगे सरकार बनी और 275 का प्रयोग करते हुए अनुदान जो है विशेष तौर पर इसमें जो है अनुदान दिया गया। आप देखेंगे कि एक तरह से आंध्र प्रदेश को दिया गया, बिहार को अनुदान दिया गया। 275 का प्रयोग, अब इसमें कई सारे राज्यों ने अपोज किया गया कि भाई आपके वे भाई सहयोगी हैं तो आपने उनको ज्यादा दे दिया, अनुदान की बात हो रही ना तो हमें भी दे दो। तो वो सहयोगी हैं आपसे, आपने इस वजह से भेदभाव किया। तो ध्यान रखना इस पे पूरा का पूरा जो है ये संघ सरकार पे होता है कि वो अनुदान की व्यवस्था करे। तो 275 का प्रयोग करते हुए अनुदान की बात करता है। ओके, 275 का प्रयोग करते हुए एक और देख लेना आप, थोड़ा सा इसमें छानबीन करते हुए। इस पे जो वित्त आयोग जो है वो सिफारिश शायद करता है कि अनुदान जो है वो राज्यों को दिया जाए। ओके, अनुदान की जो एक तरह से डिमांड जो रखता है, मांग जो रखता है, सिफारिश जो करता है वो वित्त आयोग करता है। एक बार छानबीन करना आप लोग। ओके, नहीं तो पॉलिटी वाले आपको ज़्यादा अच्छा से समझाएंगे, पॉलिटी वाले कोई मास्टर आएंगे और आपको ठीक से। तो अनुच्छेद 275 संविधान के 201वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के 16 से अंतः स्थापित एक नए अनुच्छेद 279 का के तहत माल और सेवा कर परिषद संबंधी प्रावधान किया गया। तो जब ये ऐड किया गया अनुच्छेद तो कई बार जो है स्टेट पीसेस में, वनडे एग्जाम में वगैरह वगैरह में ये सारे, तो ये खूब आर्टिकल चर्चा में रहा। कौन सा आर्टिकल है? 279 का, ये खूब चर्चा में रहा, काफी चर्चा में, और खूब पूछा गया कि किसके तहत जो है जीएसटी परिषद है, किसके तहत, कौन सा आर्टिकल जिसके तहत जीएसटी परिषद का गठन किया गया है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना आप लोग। ओके, तो ये 7 पॉइंट हो गए। 8वां पॉइंट देखिए, 280(1) के अनुसार ये कहता क्या है एक्चुअल में देखें तो, राष्ट्रपति संविधान के प्रारंभ के 2 वर्ष के भीतर और तत्पश्चात प्रत्येक 5वें वर्ष की समाप्ति पर या ऐसे पूर्वोत्तर समय पर जिसे राष्ट्रपति आवश्यक समझता है अपने आदेश द्वारा वित्त आयोग का गठन करेगा, जो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाने वाले एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्यों से मिलकर बनेगा। अब यहां पे एक यूपी पीसीएस ने क्वेश्चन पूछा, 2023 का शायद क्वेश्चन पूछा, 2023 में या 22 में, एकदम शायद 23 में ही है। पूछा कि भाई अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग का गठन की बात करता है कि राष्ट्रपति का आदेश। दूसरा यहाँ पे स्टेटमेंट था कि इस आयोग में एक अध्यक्ष और शायद 6 जो है सदस्य होते हैं, ऐसा कुछ करके पूछा था, या 2 ये सदस्य होते हैं। तो वो गलत था। कितने हैं? हाँ, तो इसमें 4 जो है अन्य सदस्य मिलकर बनता है। तो राष्ट्रपति का आदेश। अनुच्छेद 281 के तहत राष्ट्रपति वित्त आयोग द्वारा की गई प्रत्येक सिफारिश को उस पर की गई कार्यवाही के स्पष्टीकारक ज्ञापन सहित संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगा। जो सिफारिश की गई है तो 281 के तहत राष्ट्रपति महोदय को रिपोर्ट सौंपते हैं ये वित्त आयोग, और इसके बाद में राष्ट्रपति महोदय जो है जो भी सारी सिफारिशें की गई हैं वो संसद के पटल पर रखवाते हैं कि भाई देखिए ये सिफारिशें हैं। केंद्र राज्य संबंधों पर विचार करने के लिए न्यायमूर्ति आर.एस. सरकारिया की अध्यक्षता में जून 1983 में एक आयोग गठन किया गया।
ये बी शिवरामन तथा एस आर सेन जो है इसके दो अन्य सदस्य थे। सरकारिया आयोग अपने आप में बड़ी अच्छी रिपोर्ट है। जब लोग मेंस देते हैं तो इसके बारे में एक झलक जो है वो इसकी पाते हैं। सरकारिया आयोग में आप देखेंगे कि विस्तार से केंद्र राज्य संबंधों की चर्चा की गई है। अब बहुत ज़्यादा प्रावधान इसमें दिए गए हैं। मेन प्रावधान जो चर्चा में रहते हैं, स्टूडेंट उसको पढ़ते हैं और उसका जो है एक आउटपुट ये निकल के ये आता है कि मेंस में काफ़ी कारगर है। तो कुछ ना कुछ इनपुट जो है वो देते हैं जो चर्चा में चलते हैं जाके, तो वो अपना लिखते हैं जाके में। तो सरकारी आयोग केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित है। अब इसे पूछा जाता है कि भाई इसमें अध्यक्ष, ये अध्यक्ष के साथ में और इसमें जो है कौन कौन से सदस्य रहे थे, तो कब गठन किया गया, किससे संबंधित है, विस्तार से इस पर चर्चा की गई है। इस आयोग ने 88 में अपनी रिपोर्ट सौंपी। केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित अन्य आयोगों समितियों में राजमन्नार समिति 1969 और पुंछी आयोग ये 2007 में शामिल हैं। हालांकि इनके बारे में हमने पहले भी चर्चा की हुई है। सरकारिया आयोग, राजमन्नार समिति के बारे में हमने बात की हुई थी, पुंछी आयोग के बारे में भी हमने बात की हुई थी। ओके, तो ये जो है आप लोग थोड़ा सा इसका ध्यान रखेंगे। चलिए, तो ये क्लियर हो गया। अब ये इंपॉर्टेंट है, इसमें 280, 81 और क्या इसमें बातें कही गई हैं, और सरकारी आयोग ये इसके बारे में पूछा गया है। पूछा ये गया था कि कितने आयोग जो हैं वो केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित है, या रिपोर्टें जो है या आयोग जो है संबंधित है। तो ऐसा कुछ करके क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप लोग इसको थोड़ा सा कंठस्थ करते हुए चलेंगे। नेक्स्ट देखें, भाग 18 में आपात से संबंधित उपबंध निहित हैं। ये आपातकालीन उपबंध केंद्र को किसी भी असामान्य स्थिति से प्रभावी तरीके से निपटने में सक्षम बनाते हैं। तो भाग 18 में जो है वो आपातकालीन उपबंधों की चर्चा की गई। भाग 18 पे मैं जोर क्यों दे रहा हूं? जोर इस वजह से दे रहा हूं क्योंकि सुमेलित करने के लिए क्वेश्चन, मैचिंग करने के लिए क्वेश्चन पूछा है। संविधान ने 3 स्थितियों में आपातकाल की व्यवस्था की है। पहला है युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण, दूसरा है राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता के कारण, और तीसरा है वित्तीय आपात। अलग अलग इसमें अनुच्छेद दिए गए हैं, विस्तार से चर्चा करेंगे। राष्ट्रीय आपात के दौरान सभी राज्य केंद्र के पूर्ण नियंत्रण में आ जाते हैं। नोट डाउन करते हुए चलेंगे। अगर आपसे स्टेटमेंट पूछा जाएगा तो सीधे यही लाइन इसी तरह की बिल्कुल लैंग्वेज जिससे मिलती हुई स्टेट पीसीएस में आपसे पूछी जाएगी। ओके, कि सभी राज्य केंद्र के पूर्ण नियंत्रण में आ जाते हैं। अनुच्छेद 352 के तहत भारत का राष्ट्रपति युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति उत्पन्न होने या उसका संकट सन्निकट होने पर राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा कर सकेगा। तो अगर राष्ट्रपति को लगता है कि भाई कोई खतरा बहुत नजदीक है या ऐसा खतरा जो है वो हम पे आ चुका है, ठीक है, तो ऐसी दोनों परिस्थितियों में वो राष्ट्रपति महोदय आपातकाल की घोषणा करते हैं। और वो कौन से मुद्दे हैं? युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह। चलिए, अनुच्छेद 352(3) के तहत राष्ट्रपति ऐसी उद्घोषणा संघीय मंत्रिमंडल का लिखित विनिश्चय प्राप्त होने पर ही कर सकता है। तो ये नोट करते हुए चलेंगे। हालांकि ये जो व्यवस्था लाई गई, बड़े पैमाने पर बदलाव किए गए। ये बदलाव 44वें संविधान संशोधन नियम 1978 में किए गए। नहीं तो जो ये लाइन आप पढ़ रहे हैं कि राष्ट्रपति की उद्घोषणा संघीय मंत्रिमंडल का लिखित विनिश्चय प्राप्त होने पर ही कर सकता है, ये पहले ऐसा नहीं था। 1978 के पहले मौखिक ही बोल देती थी संघ की कार्यपालिका, राष्ट्रपति महोदय संकट सन्निकट है, आप आपातकाल की घोषणा करें, तो तुरंत जो है राष्ट्रपति महोदय ऐसा कर देते थे। लेकिन 1978 में बड़े बदलाव आए
मोरारजी जी की देसाई जी की सरकार थी और उन्होंने 44वां संविधान संशोधन लाए वो, और 1978 में ये सब बातें ऐड की गई, जोड़ी गई इसमें संविधान में। और वो आप जानते हैं कि इमरजेंसी की वजह से ऐसा बड़े बदलाव हमें यहाँ पे दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, तो 252 ये 352 1 और 352 3 और भी इसी में मुद्दे हैं। तो हम लोग आपातकाल की बात कर रहे हैं। आपातकाल की उद्घोषणा का अनुमोदन संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत, ध्यान रखना है, सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों की न्यूनतम 2/3 बहुमत से 1 माह के भीतर होना आवश्यक है। तो जब कभी भी ऐसी उद्घोषणा हो चुकी हो तो फिर उसको लागू रखने के लिए उस उद्घोषणा को संसद जो है जैसे ही ये सत्र में आएगा उसके 1 महीने के अंदर ऐसी उद्घोषणा को अनुमोदन करना पड़ेगा, वो भी विशेष बहुमत से। 1 महीने के भीतर विशेष बहुमत से, मैं इसको बार बार पॉइंट आउट कर रहा हूं, 1 महीने के भीतर विशेष बहुमत से। 1 महीना क्यों? पहले आप जानते हैं 2 महीने दिया गया था, संसद सत्र में है 2 महीने तक आपातकाल ऐसे ही लगा हुआ, कोई मतलब नहीं है, अनुमोदन करना है कि नहीं करना कोई मतलब। लेकिन 1978 में यह बदलाव किया गया और बोला गया कि समय कम किया जाता है, अर्थात अब ये 2 महीने से घटाकर 1 महीने कर दिया गया। ये सब बदलाव 1978 में, काला अध्याय भारत ने देखा था 1975 में। ओके, भारत ने देखा था। चलिए नेक्स्ट देखें। लोकसभा के विघटन की स्थिति में आपातकाल की उद्घोषणा लोकसभा के पुनर्गठन के बाद पहली बैठक से 30 दिनों तक जारी रहेगी, यदि इस दौरान राज्यसभा द्वारा उसका अनुमोदन कर दिया गया हो। अनुमोदन करने के बाद में भी कह रहा है कि, ध्यान रखना, क्या कह रहा है कि लोकसभा के पुनर्गठन के बाद पहली बैठक से 30 दिनों तक जारी रहेगा, यदि राज्यसभा द्वारा इसे अनुमोदित कर दिया गया है तो ही, नहीं तो ये क्या करेगा, कोलैप्स कर जाएगा, खत्म वहीं से। ओके, तो अगर राज्यसभा ने अनुमोदन अगर नहीं किया होता तो ये 30 दिन का जो देख रहे हैं ना आंकड़ा, ये नहीं, ये खत्म नहीं, वहीं से ही आपातकाल की उद्घोषणा जो राष्ट्रपति ने की थी वहीं से खत्म। ये क्यों 30 दिन चल रही है? 30 दिन इस वजह से चल रही है क्योंकि राज्यसभा ने उसका अनुमोदन कर दिया था। देखें एक बार, संसद के दोनों सदनों से अनुमोदन के पश्चात आपातकाल कहा जा रहा कि यदि बीच में वापस नहीं लिया जाता है तो आपातकाल 6 माह तक जारी रहेगा। अनुमोदन के बाद में जो दोनों सत्र आहूत हुए और अनुमोदन कर दिया कि ठीक है इसको, तो 6 महीने तक ये जारी रहेगा। 6 महीने क्यों? क्योंकि फिर जो है ये सत्र खत्म होते ही एक गैप आता है बीच में, दूसरे सत्र के बीच में, तो एक से दूसरे के बीच में एक थोड़ा सा गैप आता है। अगर लगेगा कि 6 महीने काफी समय है, हम दोबारा आहूत होंगे, अगर लगेगा कि आपातकाल की उद्घोषणा भी जारी रखनी है तो हम दूसरे सत्र में भी इसको अनुमोदित कर देंगे। तो इस वजह से 6 महीने का एक मिनिमम जो है टाइम दिया गया है कि जब 2 सत्र के चलने के बीच में जो मिनिमम समय है वो गैप जो गैप है वो 6 महीने का होता है। इसी वजह से 6 महीने रखा भी गया है यहाँ पे कि जब तक हम दोबारा आहूत होंगे ना तब तक स्थिति देख लेंगे और दोबारा फिर अनुमोदित कर देंगे, तब तक 6 महीने चलाओ इसको। तो इस वजह से इसको 6 माह रखा गया है और कहा गया है कि प्रत्येक 6 माह में संसद के विशेष बहुमत के अनुमोदन से इसे आगे बढ़ाया जा सकता है। तो 6 महीने करते करते वो 6 महीने का हमने बात बता दी कि क्यों 6 महीने ही रखा गया है, तो इसको बढ़ाया जा सकता है। अनुच्छेद 252(7) के तहत आपात की उद्घोषणा किसी भी समय लोकसभा द्वारा उसके अनुमोदन का संकल्प समान बहुमत से, पॉइंट आउट करेंगे इसको, समान बहुमत से पारित करने पर राष्ट्रपति द्वारा वापस ली जा सकती है। ध्यान रखना। तो यहां पे देखना राज्यसभा की बात नहीं की जा रही है,
क्या बोला जा रहा है कि लोकसभा द्वारा उसके अनुमोदन के संकल्प सामान्य बहुमत से। अब इसमें तो कोई विशेष बहुमत की आवश्यकता है नहीं, लोकसभा बोले कि ठीक है, हम साधारण बहुमत से लोगों ने कहा कि 50+1 ने कह दिया कि भाई देखो अब इसको वापस लो, जरूरत नहीं है, तो राष्ट्रपति महोदय उसको वापस ले लेते हैं। कौन सा आर्टिकल है? 352(7). नेक्स्ट देखें 11वां, राष्ट्रीय आपात के दौरान संसद को अनुच्छेद 250 के तहत राज्य सूची के विषयों या के वर्णित विषयों पर कानून बनाने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। ये हमने अभी चर्चा की हुई थी कि जैसे ही आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति करते हैं 250 के तहत राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार संसद को प्राप्त हो जाता है। अनुच्छेद 353 के तहत देखें तो कहा गया कि आपातकाल की या आपात की उद्घोषणा के प्रवर्तन में होने पर संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार किसी राज्य को इस बारे में निर्देश देने तक होगा कि वह राज्य अपनी कार्यपालिका शक्ति का किस रीति से प्रयोग करे। ध्यान रखना, राज्य की कार्यपालिकाएं भंग नहीं की जाती हैं, लेकिन आदेश दिया जा सकता है राज्य की कार्यपालिकाओं को, और वो भी किसके द्वारा? संघ की कार्यपालिका। ओके, आदेश दिया जा सकता, आदेश ध्यान रखना यहां पे माफी, निर्देश देने तक होगा, निर्देश दिया जा सकता है कि भाई वो किस रीति से जो है वो काम करेंगे, किस रीति से, किस भंग नहीं किया जाता। ध्यान रखना, वो एज इट इज बनी रहती, काम करती रहती है, लेकिन निर्देश मिलते रहते हैं। किसी विषय के संबंध में विधियां बनाने की शक्ति के अंतर्गत संसद किसी भी विषय देखा उसके संघ सूची में ना होने पर भी, संघ सूची में नहीं है, राज्य सूची व संपत्ति सूची किसी पे भी, हमने जब देखें 250 के तहत राज्य सूची के विषय पे भी सब कानून कौन बनाएगी? संसद बनाएगी। कब? जब आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल लगा हो। तो अब आप यहां से समझ सकते हैं कि संसद किसी भी विषय पर ऐसी विधियां बना सकेगी जो उस विषय के संबंध में संघ या उसके अधिकारियों या प्राधिकारियों को शक्तियां प्रदान करे या उस पर कर्तव्य अधिरोपित करे। ओके, तो एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि राज्यों को निर्देश भाई कैसे काम करना है। ओके, ये सारी बातें आप देख पा रहे होंगे 253 में कही गई। एक और बात है कि आपातकाल के दौरान संसद द्वारा राज्य सूची के विषय पर बनाए गए कानून आपातकाल की समाप्ति के 6 माह तक प्रभावी रहते हैं। ध्यान रखना, ये भी वैसी बात है भाई, राज्य सूची के विषय पे कोई संसद ने कानून बना दिया, भाई आपातकाल था, अब आपातकाल खत्म हो गया है, चीजें सब नॉर्मल हो गई हैं, तो बोलते हैं कि भाई ठीक है, ये विधि जो है बनाई थी 6 महीने तक जारी रहेगी। और ये भी कहा जाता है, इसमें मैं आपको बता दे रहा हूं, अगर क्वेश्चन आपसे पूछे कि भाई अगर राज्यों को ऐसा लगता है कि वो विधि ठीक थी तो उसको रख भी सकते हैं, 6 महीने के बाद में भी उसको अपना अनुमोदन कर लें, रख भी सकते हैं, ये लागू रहे मतलब। ओके, हाँ, तो ये ध्यान रखना, तो 6 महीने के बाद ये तक ही प्रभावी रह सकती है, आपातकाल की समाप्ति के बाद, जिसे आपातकाल समाप्त होता है उसके 6 महीने तक। नेक्स्ट देखें 12वां, आपातकाल के दौरान यदि संसद सत्र ना चल रहा हो तो राष्ट्रपति राज्य सूची के विषयों पर अध्यादेश जारी कर सकता है। हालांकि संसद को ही पूरी शक्ति हो जाती कि राज्य सूची के विषय पर कानून बनाए। ओके, लेकिन मान लो अगर संसद का सत्र नहीं चल रहा हो तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर देगा, ठीक है आप नहीं सत्र में है तो हम ही अध्यादेश जारी कर, किस पे? राज्य सूची के विषय पर। अनुच्छेद 354 के अनुसार जब राष्ट्रपति माफी चाहूंगा, जब राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा लागू हो तब राष्ट्रपति केंद्र तथा राज्य के मध्य राजस्वों के संवैधानिक वितरण को संशोधित कर सकते हैं। हाँ, बोलेगा कि भाई देखो अभी तो आपातकाल लगा हुआ है, तो 354 का प्रयोग करते हुए। अच्छा, अनुच्छेद 83(2) के परउंतक के अनुसार, मतलब इसके अनुसार बोला गया है कि राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा के दौरान लोकसभा का कार्यकाल जो है वो 5 वर्ष संसद द्वारा विधि बनाकर एक बार में 1 वर्ष से अधिक के लिए नहीं
एक वर्ष में, एक बार में, एक वर्ष से अधिक नहीं। अनधिक का मतलब क्या करा कि अधिक नहीं, अनधिक का मतलब क्या, अधिक नहीं। तो एक बार में एक वर्ष से अधिक नहीं, कितनी बार भी बढ़ाया जा सकता है। तो ये चीज ध्यान रखना आप लोग। ओके, तो लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष, संसद विधि बनाकर एक बार में एक वर्ष से अधिक के लिए नहीं, लेकिन हाँ कई बार इसको बढ़ाया जा सकता है, कितने भी बार, इसके बारे में जो है कोई समय सीमा नहीं दी गई है संविधान में। किंतु आपातकाल की समाप्ति के बाद यह विस्तार 6 माह से ज्यादा नहीं रहेगा। तो लोकसभा का कार्यकाल भी बढ़ाया जाता है। ओके, लोकसभा का कार्यकाल भी बढ़ाया जाता है, तो 5 वर्ष फिर इसके बाद में कितनी भी बार भी ऐसे कुछ करके बढ़ाया जाएगा। अच्छा, एक खास बात और कि 172(1) के तहत संसद आपात की उद्घोषणा के प्रवर्तन में रहने पर राज्य विधानसभा की अवधि भी इसी प्रकार बढ़ा सकती है। तो ये संसद को अधिकार दिया गया। अब क्यों? क्योंकि हमने देखा था कि पूरी तरह से राज्यों पर कमांड जो होती है वो संसद की हो जाती है जब कभी भी आपातकाल की स्थिति आती है। तो ये मुद्दा ध्यान रखना। तो 83(2) के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा के तहत लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है, वो भी किसके द्वारा, संसद विधि द्वारा ऐसा कर सकती है। और 172(1) के तहत संसद विधि द्वारा राज्य के भी जो विधानसभाएं हैं उनके भी कार्यकाल बढ़ाए जा सकते हैं, उसी प्रकार जैसे 83(2) में लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाया गया था। 13 की बात करें तो 13 पॉइंट में कुछ खास बातें कहा गया कि अनुच्छेद 358 तथा 359 राष्ट्रीय आपातकाल के मूल अधिकारों पर प्रभाव का उल्लेख करते हैं। ये तो हमने जब हम मौलिक अधिकारों की बात कर रहे थे उसमें बताया था कि 358 और 59 कैसे काम करते हैं। एक बार यहां पे भी समझ लें, ज्यादा सही रहेगा। कहा जाता है कि जब युद्ध या बाढ़ आक्रमण के कारण राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा की जाती है तो अनुच्छेद 358 के तहत अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त स्वतंत्रता के 6 मूल अधिकार स्वतः ही निलंबित हो जाते हैं। इसमें किसी कहने की कोई जरूरत नहीं होती है, इंटरफेयर करने की जरूरत भी नहीं होती कि राष्ट्रपति इंटरफेयर करे, नहीं। आपातकाल की उद्घोषणा 258 के तहत अनुच्छेद 19 में जो 6 स्वतंत्रताएं दी गई हैं स्वतः ही वो निलंबित हो जाती है, किसी को कुछ भी करने की जरूरत नहीं होती। बस जैसे ही आपातकाल की उद्घोषणा, अनुच्छेद 19 रुक गया वहीं पे, ना मीडिया ना कुछ भी नहीं, स्वतः ही निलंबित हो जाता है। ओके, हाँ, व्यापार, वित्त, घूमने फिरने सब बंद। तो आप जो स्वतंत्रताएं पढ़ते नहीं, कहीं पे बस जाने की स्वतंत्रता, संघ बनाने की स्वतंत्रता, व्यापार करने की स्वतंत्रता, वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सब खत्म, वहीं पे निलंबित। तो जब भी कभी अनुच्छेद, जब कभी भी उद्घोषणा होती है तो 358 के तहत 19 स्वतः ही साइलेंट हो जाता है। इसके अलग से आदेश जारी करने की आवश्यकता नहीं है। अब देखें अनुच्छेद 359, इसके तहत अन्य मूल अधिकारों अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर के निलंबन से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। और कहा गया है इसमें, अनुच्छेद 59 कहता है, अच्छा ये ध्यान रखना, 19 तो पहले ही साइलेंट है, ध्यान रखना। और अनुच्छेद 359 में यहां पे ध्यान रखना, वो 19 पहले ही साइलेंट है, लेकिन कहा गया है कि 19 तो पहले ही। इसमें एक खास बात ये जोड़ी गई है कि अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर बाकी जो मूल अधिकार हैं उनके निलंबन से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। और इसमें राष्ट्रपति को यह शक्ति दी गई है, किसको, राष्ट्रपति को शक्ति दी गई है कि मूल अधिकारों के निलंबन को लागू करे। तो कुल मिलाके जब कभी भी आपातकाल की स्थिति आती है तो ध्यान रखना 2 ही अनुच्छेद जो है वो काम करते हैं, अनुच्छेद 20 और 21, बाकी सब जो है निलंबित हो जाते हैं। 19 तो स्वतः निलंबित हो जाता है और बाकी जो है वो राष्ट्रपति महोदय ऐसा आदेश पारित करते हैं, निलंबन।
अनुच्छेद 252 के तहत आपातकाल अब तक 3 बार 62, 71 और 75 में घोषित किए गए हैं। तो ये तीनों ध्यान रखना। चल, तो ये आपातकाल से संबंधित मुद्दे थे। अब हम बात करते हैं संवैधानिक तंत्र की विफलता के आधार पर राष्ट्रपति शासन, राज्यों में राष्ट्रपति शासन, ये बड़ा चर्चित मुद्दे रहते हैं और इसमें कई बार क्वेश्चन भी पूछे गए। देखिए, अनुच्छेद 356 के अनुसार राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता पर राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा की जाती है। कहा जाता है कि यदि राष्ट्रपति का किसी राज्य के राज्यपाल से प्रतिवेदन मिलने पर या अन्यथा यह समाधान हो जाता है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसमें उस राज्य का शासन इस संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता है, तो राष्ट्रपति उद्घोषणा द्वारा उस राज्य की सरकार की सभी या कोई कृत्य या शक्तियां अपने हाथ में ले सकता है। अब आप जानते हैं कि राज्यपाल जो है केंद्र का एजेंट होता है। राज्य में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, केंद्र को रिपोर्ट करना होता है। सिफारिश कर देता है कि अच्छा माहौल नहीं है और राष्ट्रपति महोदय अब समय आ गया है कि राज्य सरकारें वो संविधान के अनुसार जो है कार्य नहीं कर रही हैं और अब जो है उनके कार्य शक्तियां आप अपने हाथ में ले लें। तो अनुच्छेद 356 का प्रयोग करते हुए ये सारी बातें, इसमें बातें कही गई और राष्ट्रपति ऐसा करते हैं। इस व्यवस्था के तहत राष्ट्रपति को राज्य सरकार की समस्त शक्तियां प्राप्त हो जाती हैं। अंडरलाइन ये करेंगे कि कई बार संसद यहां पे लिखा जाता है कि संसद को समस्त शक्तियां प्राप्त हो जाती हैं। नहीं, जब कभी भी नाम से ही विदित है राष्ट्रपति शासन, मतलब राष्ट्रपति को सारी शक्तियां प्राप्त हो जाती हैं राज्य सरकार को लेकर। राष्ट्रपति मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद को हटा देता है, ध्यान रखना, उसको खत्म कर देता है पूरी तरह से। ओके, इस दौरान संसद राज्य के विधानमंडल की विधायी शक्तियों, बजट प्रस्ताव पारित करने सहित का प्रयोग करता है। जो भी विधायी शक्तियां हैं, सब विधायी, वित्तीय, प्रशासनिक, सब कुछ जो है कौन प्रैक्टिस करेगा? संसद विधि बनाएगी उस पर। ओके, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। तो राष्ट्रपति मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद को हटा देता है। इस प्रकार की उद्घोषणा जारी होने के 2 माह के भीतर उसका संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदन भी होना आवश्यक है। तो जब कभी ऐसी उद्घोषणा होती है कि भी अब राष्ट्रपति शासन लागू हो गया, यह राष्ट्रपति शासन जो है, राष्ट्रपति अपने हाथ में राज्य का कारोबार, ये एक तरह से कार्यभार संभालते हैं, तो फिर आप देखेंगे संसद जो है 2 माह के भीतर ये ऐसा अनुमोदन करती। और कहा जाता है कि यदि उद्घोषणा दोनों सदनों द्वारा स्वीकृत हो तो राष्ट्रपति शासन जो है वो 6 महीने तक चलता है। बात कुछ ऐसी हुई थी कि जो संविधान निर्माता थे उन्होंने कहा था कि 356 का प्रयोग बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में किया जाएगा। लेकिन आप देखते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि जब सरकार, केंद्र में कोई अलग सरकार हो और राज्यों में अलग अलग सरकारें हों पार्टी की, तो कई बार जो है अभी हाल फिलहाल के आप देखेंगे, अरुणाचल प्रदेश की बात करें, एमपी की बात करें या हम महाराष्ट्र की बात करें, तो कई जगह ऐसे मुद्दे आए हुए हैं, आपको देखने को मिलेंगे। राजस्थान का भी मुद्दा उठा था, तो वहाँ पे राष्ट्रपति शासन जो है ऐसा कई बार लगाया जाता है और वो केंद्र सरकार की सिफारिश पे ही ऐसा होता है। ओके, राष्ट्रपति महोदय तो आप जानते हैं केंद्र जो कार्यपालिका के प्रमुख होते हैं। ओके, तो ये जो है केंद्रीय जो मंत्रिपरिषद होती है या आप कह सकते हैं कार्यपालिका जो होती है, संघ कार्यपालिका, उसी का आदेश सारे होते हैं। तो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में 356 का प्रयोग करने के लिए बात कही गई, लेकिन ये आम बात हो गई है कि जब कभी भी सरकारें अलग अलग होती हैं, केंद्र में अलग और राज्यों में अलग, दूसरी पार्टी की सरकार, तो 356 जो है वो निकाल के रखा जाता है इसको, ठीक है, निकाल के रखा जाता है कि जरा सी स्थिति अगर कमजोर पड़ी राज्यों की तो 356 जो है लगा दिया जाएगा, ठीक है। तो 2 महीने के अंदर तो राष्ट्रपति जो शासन जो है 6 महीने तक चलता है।
प्रत्येक 6 माह पर संसद की स्वीकृति से इसे किसी भी दशा में अधिकतम 3 वर्ष की अवधि तक बढ़ाया नहीं जा सकता है। परंतु राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा संपूर्ण भारत में अथवा संपूर्ण राज्य या उसके किसी भाग में परिवर्तन में होने तथा निर्वाचन आयोग द्वारा राज्य विधानसभा आम निर्वाचन कराना संभव ना हो, तो संभव ना होने के प्रमाणन पर ही, मतलब ऐसा प्रमाणित कर दे भाई कि संभव नहीं है, दिक्कत हो रही है, आप चुनाव नहीं करा सकते, तो फिर ऐसा होता है कि प्रमाणन पर ही इस अवधि को 1 वर्ष से आगे बढ़ाया जा सकता है। और अधिकतम कितना है? 3 साल के लिए। तो जब ऐसे तमाम सारे मुद्दे हो, राष्ट्रीय आपातकाल हो, और जब चुनाव आयोग ने बोल दिया हो कि भाई इस राज्य में या इन राज्यों में चुनाव कराना संभव नहीं है, तो फिर जो है ये राष्ट्रपति शासन जो है वो कहा जाता है कि 1 वर्ष की अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है। नहीं तो 6 महीने तो दिया गया कि 6 महीने, और मैक्सिमम इसको 3 साल तक किया जाता है। लेकिन कई बार आप देखेंगे इसमें एग्जाम्पल दिया गया कि पंजाब में 5 साल तक इसको लगाए रखा गया। अब आप समझ सकते हैं, संविधान में लिखा कि भाई 3 साल तक, आप देख पा रहे होंगे संसद, कहा गया है कि संसद की स्वीकृति के आधार पर जो है इसको 3 साल तक अधिक से बढ़ा सकता। लेकिन पंजाब राज्य में 1987 में लगाए गए राष्ट्रपति शासन की अवधि को संविधान संशोधनों के द्वारा 5 वर्ष तक के लिए इसको बढ़ाया गया। अपने आप में मजाक ही था एक तरह से। अब आप देख पा रहे हैं, बोला गया कि 3 बार, और यहाँ पे कितना, 5 साल के लिए। तो ये ऐसा होता है। राष्ट्रपति शासन का प्रस्ताव सदन द्वारा सामान्य बहुमत से पारित किया जाता है। तो ये ध्यान रखना, जब आप कभी भी इसका जो उद्घोषणा की बात हो रही ना कि भाई संसद जो है वो प्रस्ताव अनुमोदन करते हैं, जो पारित होता है प्रस्ताव, तो वो कैसे, तो वो साधारण बहुमत से ही पारित होता है। ठीक है, चलिए ये देखें, ये आपातकाल की तो ये कभी लगाया तो नहीं गया, हालांकि नौबत आई थी 91-92 में, लेकिन नहीं लगाया गया। ये अपने आप में अद्भुत है। तो देखें एक बार, अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपात से संबंधित प्रावधान उल्लिखित है। राष्ट्रपति संतुष्ट हो कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है कि भारत या उसके किसी क्षेत्र की वित्तीय स्थिति खतरे में है, तो वह वित्तीय आपात की घोषणा कर सकता है। ओके, तो जब अभी कभी ऐसा लगता है कि भाई ऐसे संतुष्ट हो जाए, तब ऐसा, अच्छा, इस उस घोषणा को जारी होने के 2 माह के अंदर संसद की स्वीकृति मिलना अनिवार्य है। मतलब जब सत्र आहूत हो जाते हैं तो फिर इसके बाद में बोला जाता है कि भाई अब देख लो, तो 2 महीने के अंदर अंदर उसको करना होता है। संसद की सामान्य बहुमत से प्राप्त स्वीकृति के उपरांत वित्तीय आपात अनिश्चित काल तक जो है प्रभावी रहेगा, जब तक इसे पश्चवर्ती उद्घोषणा द्वारा वापस ना ले लिया जाए। तो ये ध्यान रखना, यहाँ पे राष्ट्रीय आपातकाल नहीं है, वित्तीय आपातकाल है, तो सामान्य बहुमत से स्वीकृति जो है वो मिलना आवश्यक है। सामान्य बहुमत से ठीक है, 50+1 के ऐसे पारित कर दिया जाके, और एक परिवर्ती घोषणा से जो है इसको वापस भी लिया जा सकता है। तो ये ध्यान रखना, वित्तीय आपातकाल की अवधि में राज्य के सभी वित्तीय मामलों पर केंद्र का नियंत्रण हो जाता है। हालांकि अभी तक कभी भी वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा लागू नहीं की गई है। तो ये अपने आप में अद्भुत है कि हालांकि नौबत आई थी लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ओके, चल, तो और 10-5 मिनट और इसके बाद में कि हम नाम्बियार के अनुसार राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है। पूछा जाएगा आपसे कौन ऐसा बोलता है, तो स्टार लगा लेंगे। मूल संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत अगर बात करें तो आंतरिक अशांति के स्थान पर 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 में इसको सशस्त्र विद्रोह किया गया था। ठीक है, इसका नाम जो है शब्दावली चेंज की गई थी, तो आंतरिक अशांति की जगह ये सशस्त्र विद्रोह। अनुच्छेद 355 के तहत संघ का यह कर्तव्य है कि बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से प्रत्येक राज्य की रक्षा करे और प्रत्येक राज्य की सरकार का संविधान के उपबंधों के आधार पर चलाया जाना सुनिश्चित करे। तो ये सारी बातें यहाँ पे कही। तो 355 में बोल दिया गया था कि भाई राज्य संघ का कर्तव्य है कि भाई वो ऐसा ऐसा करे, जब कभी भी राज्यों पर ऐसी नौबत आए बाह्य आक्रमण या आंतरिक अशांति, तो संघ का कर्तव्य होगा कि वो राज्यों की रक्षा करे।
355। वित्त आयोग की बात कर लेते हैं एक बार, बड़ा मुद्दा है। वित्त आयोग यहाँ भी है, मुझे लग रहा है कि 14वें IPF में भी कुछ वित्त आयोग से संबंधित मुद्दे देखने को मिलेंगे, अगर यहाँ फिनिश नहीं होता है तो। वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है और जिसका उद्देश्य संघ और राज्य सरकारों के बीच कुछ राज्य संसाधनों का आवंटन करना है। ये एक अर्धन्यायिक और सलाहकारी निकाय है, सलाह देता है। अर्धन्यायिक है, क्वासी जुडिशियल जो है, एक तरह से काम करता है, तो सलाहकारी है, मतलब सलाह देता है कि भाई ऐसे ऐसे हमने कर दिया और राष्ट्रपति महोदय आप देख लें एक बार, संसद के पटल पर रखवाएं, अगर सिफारिश लागू हो जाती है तो अच्छी बात है। तो ये ध्यान रखना। अच्छा, इसकी स्थापना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत भारतीय राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। हमने बताया था, जब कभी भी ऐसा लगता है कि भाई एक वित्त आयोग का गठन किया जाए तो फिर वित्त आयोग का गठन जो है राष्ट्रपति महोदय करते हैं, उनको लगता है, नहीं तो हर 5 साल बाद जो है गठन किया ही जाता है। इसे केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संबंधों को परिभाषित करने के लिए बनाया गया था और इसका गठन 1951 में हुआ था। नोट डाउन करेंगे, पूछा जाएगा आपसे कभी कब गठन किया गया, तो 1951 में पहला। भारतीय संविधान के लागू होने के 2 वर्ष बाद तथा इसके बाद प्रत्येक 5 वर्ष बाद राष्ट्रपति को भारत का वित्त आयोग गठित करना होता है। तो ये बातें आप लोग ध्यान रखना। ओके, तो ये सारी बातें तो बोला गया कि भाई संविधान लागू होने के 2 वर्ष बाद गठित किया जाएगा और इसके बाद में राष्ट्रपति जो है जब समझे तब, नहीं तो हर 5 वर्ष बाद जो है इसको गठित किया जाएगा। वित्त आयोग का अध्यक्ष और सदस्य की बात करें तो अध्यक्ष देखें तो आयोग का प्रमुख और गतिविधियों की अध्यक्षता करता है और उसे सार्वजनिक मामलों का अनुभव होना चाहिए। तो कोई ऐसा ही अध्यक्ष बनाया जाता है जिसको सार्वजनिक मामलों का अनुभव प्राप्त हो, तो अध्यक्ष। 4 सदस्य, तो इसमें देखें कि अन्य 4 सदस्यों में उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की अर्हता हो, एक तरह से क्वालिफिकेशन हो। किसका? उच्च न्यायालय का। उच्चतम न्यायालय नहीं है, बिल्कुल ध्यान मत, ये कंफ्यूजन मत पा लेना कि हमने खुल के बताया है कि उच्चतम न्यायालय नहीं है, उच्च न्यायालय है। ओके, तो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की अगर उसको उसमें क्वालिफिकेशन है या उन्हें प्रशासन या वित्तीय मामलों का या अर्थशास्त्र का विशिष्ट ज्ञान है तो वो इसके अर्थात वित्त आयोग के सदस्य बनने के लिए आहरित हैं या कह सकते हैं क्वालिफाइड हैं। चलिए, सभी नियुक्तियां वो देश के राष्ट्रपति करते हैं। संसद कानूनी रूप से आयोग के सदस्यों की योग्यता और उनके चयन के तरीके निर्धारित करता है। ध्यान रखना, राष्ट्रपति महोदय यहां पे ना तरीके और ना ही सदस्यों की योग्यता निर्धारित करते हैं। संसद को यह अधिकार दिया गया है कि आयोग के सदस्यों की योग्यता और चयन के तरीके संसद निर्धारित करे, ना कि राष्ट्रपति। सदस्यों की अयोग्यता के आधार पर देखें तो के आधार क्या है, तो पहला आधार बताया गया कि यदि व्यक्ति मानसिक रूप से अस्वस्थ पाया गया हो या किसी घृणित कार्य में संलिप्त पाया गया हो या हितों का टकराव हो तो वो अयोग्य ठहरा दिया जाएगा। वित्त आयोग के सदस्य का कार्यकाल भारत के राष्ट्रपति द्वारा जो है वो निर्दिष्ट किया गया है। ध्यान रखना, प्रसाद पर्यंत तो नहीं, लेकिन राष्ट्रपति के द्वारा ही इनका कार्यकाल निर्दिष्ट है। और कुछ मामलों में सदस्यों की पुनर्नियुक्ति की जाती है। तो ये मुद्दे ध्यान रखना कि इनके जो सदस्य हैं ये दूसरे टर्म के लिए भी एलिजिबल होते हैं। अब आपसे पूछा जाएगा स्टेटमेंट कि क्या ये एलिजिबल हैं कि नहीं है, तो ये एलिजिबल होते हैं। ओके, फिर इसके बाद में सदस्य राष्ट्रपति द्वारा निर्धारण के अनुसार ही आयोग को जो है अंशकालिक सेवा देते हैं। ठीक है, मतलब राष्ट्रपति के आधार एक तरह निर्धारण के आधार पर ही सदस्यों का वेतन संविधान द्वारा निर्धारित प्रावधान के अनुसार ही होगा। अर्थात ये कह सकते हैं कि भारत की संचित निधि पर भारित जो है एक तरह से व्यय के रूप में इनके सदस्यों और उनको जो है वो पैसा दिया जाता है। दायित्व देखें तो भारत के राष्ट्रपति को यह सिफारिश करना कि संघ और राज्यों के बीच करों की शुद्ध प्राप्तियों को कैसे वितरित किया जाए एवं राज्यों के बीच ऐसे आगमों का आवंटन कैसे किया जाए, तो ये वित्त आयोग के दायित्व में से एक है। एक और इसमें दिया गया कि अनुच्छेद 275 के तहत संचित निधि में से राज्यों के अनुदान या सहायता
दे जाने की सिफारिश भी जो है वो वित्त आयोग करता है। तो जैसे मैंने अभी 275 की बात की हुई थी, जैसे मैंने कहा था क्रॉस चेक कर लेना, अब क्रॉस चेक करने की कोई जरूरत नहीं है, साफ साफ बताया गया कि 275 के तहत जो संघ से अनुदान मिलता है, राज्यों को वित्तीय अनुदान जो मिलता है, वो भी सिफारिश कौन करता है? वित्त आयोग ही करता है। तो ये इसके कार्यों में ही, कार्य दायित्व में ही है। अच्छा, राज्य वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के संसाधनों की आपूर्ति तो राज्य की संचित निधि में संवर्धन के लिए आवश्यक कदमों की सिफारिश भी कौन करता है? ध्यान रखना, वित्त आयोग का ही काम है। दूसरा, राष्ट्रपति द्वारा प्रदत्त अन्य कोई विशिष्ट निर्देश जो देश के सुदृढ़ वित्त के हित में हो, और आयोग अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है, जिसे राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों में रखवाया जाता है। हमने बताया था 281। प्रस्तुत सिफारिशों के साथ स्पष्टीकरण ज्ञापन भी रखवाया जाता है ताकि प्रत्येक सिफारिश के संबंध में कोई कार्रवाई की जानकारी हो सके। वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशें सलाहकारी प्रवृत्ति की होती हैं, उसे मानना या ना मानना सरकार पर निर्भर करता है। अमूमन सरकार मानी जाती है, संवैधानिक संस्थान है और वित्त बहुत बड़ा मामला होता है, अमूमन मान जाती है। कभी ऐसा हुआ है कि कुछ परसेंट इधर उधर हुआ हो, ठीक है, तो वो अलग बात है, लेकिन मान नोट, यदि राष्ट्रपति आवश्यक समझे तो वो 5 वर्ष की अवधि समाप्त होने से पहले भी वित्त आयोग का गठन कर सकते हैं। अनुच्छेद 243I के अनुसार इसके तहत राज्य के राज्यपाल को 5 वर्ष में एक वित्त आयोग के गठित करने की बात कही गई कि उनको अधिकार है। तो 243I के तहत राज्य वित्त आयोग को संविधान के अनुच्छेद 243Y में कहा गया है कि अनुच्छेद 243I के तहत गठित वित्त आयोग नगर पालिकाओं की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करेगा और राज्यपाल को सिफारिशें करेगा। ओके, तो ये 243I में बात कही कि भाई एक वित्त आयोग होगा जिसका जो ये गठित करने की राज्यपाल को शक्ति दी गई है। ये आपसे सुमेलित करने के लिए पूछेगा। मैं सारे वित्त आयोग यहाँ पे दे दिए हैं, देखें तो एक बार। वित्त आयोग पहला केसी नियोगी 1951 में, पहला ही आपने देखा था कि 251 में पहला, ये माफी चाहूंगा 1951 में, 251 बोल रहा हूँ बार बार, 1951 में। दूसरा के संथावन 1956, और तीसरा ए के चंदा, ये 1960 में इसका गठन किया गया है। ओके, और चौथा है डॉक्टर पीवी राजमन्नार, ये 1964 में। अब जानते हैं राजमन्नार साहब 64 में तो ये तो वित्त आयोग के अध्यक्ष रहे, लेकिन इनकी एक रिपोर्ट भी आई थी, वो केंद्र राज्य संबंधों को लेकर थी। ओके, खासकर राज्यपाल की बात करते हैं कि राज्यपाल की कैसी भूमिका होनी चाहिए, तो केंद्र राज्य संबंधों को लेकर राजमन्नार समिति भी हम लोग पढ़े हुए थे, ठीक है। पांचवा महावीर त्यागी 1968, छठा ब्रह्मानंद रेड्डी 1972, और सातवां JM सेलॉट ये 1977, फिर आठवां YV चौहान ये 1982, और नवां NKP साल्वे 1987, 10वां KC पंत 1992, 11वां AM खुसरो 1998, 12वां डॉक्टर C रंगराजन सन 2002, 13वां डॉक्टर विजय केलकर सन 2007, 14वां YV रेड्डी 2013, 15वां NK सिंह 2017, और 16वां अरविंद पनगड़िया ये 2024 के लिए अभी से वित्त आयोग का गठन कर दिया गया है। तो कुल मिला के 16 वित्त आयोग का गठन अभी तक किया गया है। अरविंद पनगड़िया जो हैं ये पहली नीति आयोग के उपाध्यक्ष भी थे, बाद में इन्होंने रिजाइन कर दिया था। इसके बाद में अभी इनको जो है वित्त आयोग का 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, ठीक है। तो ये आपसे जब कभी क्वेश्चन पूछेगा तो सुमेलित करने के लिए क्वेश्चन यहां पे पूछेगा। ओके, ऐसे देखो
इनको ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, पहला वित्त आयोग, इनके नाम दे देगा, या जो ज्यादा पूछता है वो नाम और वर्ष, नाम और वर्ष, ऐसे आपसे मैचिंग के लिए क्वेश्चन पूछता है। तो ये सारे मुद्दे जो है हमने क्लियर कर दिए हुए। अभी जो हम लोग बात करेंगे वो 14वें आईपीएफ की बात करेंगे। अब 14वें आईपीएफ में कुछ मुद्दे रह गए हैं, तो उसमें मेन जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं, आयोग हैं, उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। राजनीतिक दल के बारे में बात कर देंगे और चुनाव आयोग के बारे में बात करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स अभी रह गए हैं, उनके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। राजनीतिक दलों के बारे में एक चर्चा कर लेंगे, इसके बाद में इसको फिनिश कर देंगे। और ओवरऑल जितनी भी पॉलिटीज है, यहाँ पे मैक्सिमम क्वेश्चन आपके पास में अगर 30 क्वेश्चन आएंगे, 25 क्वेश्चन आएंगे, तो सारे क्वेश्चन ऐसे मिल जाएंगे, मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा है। ओके, हर एक तरह का क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिल जाएगा, तो इसको आप कंटिन्यू देखते रहें। और 14वें आईपीएफ और 15 और हम लोग करेंगे, इसके बाद में फिनिश करेंगे। इसकी जो पीडीएफ है हमने बताया है, मेक आईएएस बड़े पैमाने पर पीएमपी प्रोग्राम भी संचालित कर रहा है, तो यहाँ से आप पीडीएफ अपनी कलेक्ट कर सकते हैं। या मेक आईएएस ऑफिशियल ये चैनल है टेलीग्राम, यहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। इन फ़ोन नंबरों पर आप बात भी कर सकते हैं, कोई अगर क्वेरी है आपकी, कोई जानकारी। तो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू गाइस। अब हम लोग नेक्स्ट 14वें क्लास में मिलते हैं आपसे।